तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नई वीडियो पर। किसान साथियों, तोरई की खेती कैसे करें आधुनिक विधि द्वारा, वैज्ञानिक विधि द्वारा, मशीनों द्वारा तोरई की खेती किस प्रकार करें जिससे हमें अधिक मुनाफा, अधिक ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिले। तो किसान साथियों, इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सभी के बारे में बात करेंगे। इस मिट्टी, जलवायु, एक एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट, अगर बैट विधि से करते हैं तो बैट की तैयारियां कैसे करें, खाद सुडोल के बारे में, पैदावार के बारे में, तो इन सभी के बारे में स्टेप टू स्टेप बात करेंगे। तो बनी रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर वीडियो में नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। नंबर 1, उन्नतशील किस्में का चयन कैसे करें। तो 4-5 ऐसे वैरायटी है जो उन्नतशील किस्में हैं जो हमें अधिक उपज दे सकता है तोरई की खेती के अंदर। तो पहला जो है VNR की आरती और दूसरा पल्लवी और नैनहैंस का USA 6001 और चौथे नंबर पे है नामधारी NS 474 और 5वें नंबर पे पूसा नद दास। तो इन वैरायटियों में से कोई एक वैरायटियों का चयन कर सकते हो या अपने एरिया के हिसाब से कोई भी अच्छी वैरायटी का चयन कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है वो VNR की आरती और नामधारी का NS 474, इन वैरायटियों का उत्पादन सबसे अधिक है। तो बात कर लेते हैं दूसरे नंबर मिट्टी की। तो मिट्टी, जलवायु, pH मान कौन सी होनी चाहिए अगर तोरई की खेती करते हैं। तो जो मिट्टी जो है किसान साथियों, वो इंडिया की सभी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है किसान साथियों। और pH मान, अगर pH मान की बात करें तो कम से कम pH मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होनी चाहिए। वही बात कर लेते हैं अगर तोरई की खेती के लिए तापमान यानी कि सेल्सियस की बारे में। तो तापमान किसान साथियों कम से कम 25 से 37 डिग्री के बीच में होना चाहिए फल फूल पौधों के लिए, तभी पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा और अच्छे से फल दे पाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रख लीजिएगा। मिट्टी, जलवायु, तापमान। और जलवायु की बात करें तो खारा पानी में ये बहुत कम उपज देती है और इसकी फल जो है छोटे छोटे लगते हैं किसान साथियों। तो पानी जो है खारा अधिक मात्रा में नहीं रहना चाहिए, उत्तम जल निकासी वाला होना चाहिए। बात कर लेते हैं 1 एकड़ में कितने बीज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। तो किसान साथियों, अगर आप संकर वैरायटियों का चयन करते हैं, जैसे कि आप हाईब्रिड वैरायटियों का चयन करते हो, तो कम से कम 1 एकड़ में 800 ग्राम बीज की ज़रूरत होगी। वही अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग हिसाब से एकड़ में ज़रूरत पड़ती है। अगर आप खेती कर रहे हो किसान साथियों, तो आप कौन सी वैरायटी लगाते हो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम ये बता सकें कि हमें कितने 1 एकड़ में सीड की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग वैरायटियों का अलग अलग चयन होता है एकड़ के हिसाब से। और किसान साथियों, एक बात और जो है, बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बीज उपचार हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है और बीज के लिए भी शुरू से लेकर उत्पादन के लिए। उपचार किसान साथियों, बीज में जो फंगस लग जाता है मिट्टी में डालने के बाद उसको कंट्रोल करता है और इसके जो है जर्मिनेशन बहुत अच्छे तरीके से होने देता है, इसलिए बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है। बीज उपचार के लिए किसान साथियों हमें ले लेना चाहिए ट्राइकोडर्मा विराइड, जो है 4 ग्राम इसको ले लेना है किसान साथियों, और 1 किलो बीज में हमें बीज उपचार कर लेना चाहिए। और दूसरा जो है किसान साथियों, या आपके तरफ ये ट्राइकोडर्मा विराइड अवेलेबल नहीं है तो किसान साथियों आप ले सकते हो स्यूडोमोनास फंगीसाइड, फफूंदनाशकीय जो होता है बीज उपचार के लिए। ये मृदा में जितने भी जीवाणु रहते हैं उनको सभी को नष्ट कर देते हैं और पौधे को ग्रोथ करते हैं। तो बीज उपचार करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों खेत की तैयारी किस प्रकार करें। तो खेत की तैयारियां के लिए किसान साथियों हमें कम से कम एक बार तोता हल से यानी कि मिट्टी पलटने वाला कल्टीवेटर से जुताई करनी चाहिए। और दूसरी जुताई किसान साथियों आप ट्रैक्टर में कल्टीवेटर से कर सकते हो। और साथ में इसके पश्चात किसान साथियों हमें ले लेना चाहिए एक रोटोवेटर। रोटोवेटर की ज़रूरत भी बहुत
पड़ती है, क्योंकि किसान साथियों रोटोवेटर से मिट्टी भुरभुरी होती है। साथ में किसान साथियों अगर बैट विधि से करते हैं तैयारियां, इनसे बैट विधि में करने से हमें ज़्यादा उपज देखने को मिलता है। तो बैट विधि से आप इसकी खेती कीजिए किसान साथियों, आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये रही खेत की बात। अब बात कर लेते हैं बैट की तैयारी की। तो कैसे करें बैट की तैयारी ये? तो किसान साथियों लास्ट अगर जब बैट की तैयारी कर लेते हो तो किसान साथियों उस समय हमें ले लेना चाहिए SSP खाद 100 किलोग्राम, DAP 50 किलोग्राम, MOP पोटास जो है 20 किलोग्राम और साथ में 2 से 3 ट्रॉली की खाद की ज़रूरत पड़ेगी। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स करके लास्ट जुताई या बैट किस टाइम डालना उचित माना जाता है। इससे हमारा जो पौधा है वो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। वही बैट द्वारा इसकी खेती करते हैं तो जो है बैट से बैट की दूरी जो रहना चाहिए किसान साथियों वो 4 से 5 फीट की होनी चाहिए। और चौड़ाई की बात करें तो कम से कम 3 फीट की चौड़ाई होनी चाहिए और बैट की ऊंचाई 1 फीट और पौधे से जो पौधे की दूरी हमें रखना चाहिए वो कम से कम 2 से 2.5 फीट रखना चाहिए। क्योंकि इन विधि से अगर बैट की विधि से हम तैयारियाँ करते हैं तो किसान साथियों हमें ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। साथ में इसे हम मंडप विधि से भी हम खेती कर सकते हैं। अगर मंडप विधि से हम खेती करते हैं तो किसान साथियों हमें जो बैट से बैट की दूरी है वो कम से कम 7 फीट रखनी चाहिए। और जो 7 फीट दूरी रखेंगे किसान साथियों उसमें 1 फीट उसकी ऊंचाई रखकर जो है मंडप विधि से इसकी खेती भी कर सकते हैं। और नॉर्मल विधि से भी अगर आप खेती करना चाहते हो किसान साथियों तो उसके लिए आपको जो है जैसे कि वीडियो में दिखलाया गया है जो बैट की दूरी या बैट की चौड़ाई रखनी है वो कम से कम 4 से 5 फीट रखनी है और उसकी ऊंचाई कम से कम 1 से 1.5 फीट रखनी है। तभी जाकर आप नॉर्मल विधि से इसकी खेती कर सकते हो। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप कौन सी खेती करना चाहते हो, कौन सी खेती करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो बैट विधि सबसे अच्छा है। अगर किसान साथियों बैट विधि से करते हो तो इसमें ड्रिप जो रहेगा 16 mm की रहेंगी और जो माइक्रो मल्चिंग पेपर जो रहना चाहिए वो 25 माइक्रोन की होना चाहिए, सबसे बेटर माना जाता है। और मल्चिंग पेपर की बात करें तो कम से कम ये 2500 में आपको 1 एकड़ में पूरे लग कर रेडी होकर आपको तैयारी कर देगा 2500 के अंदर में। तो किसान साथियों इससे हमारी एक दुविधा तो मिट जाती है कि खेतों में खरपतवार नियंत्रण को हमें कंट्रोल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आता है, खरपतवार कम उगता है। तो आप मल्चिंग पेपर की इस माइक्रोन वाला लेकर आप खरपतवार को नियंत्रण कर सकते हैं। वही बात कर ले पौधे से पौधे की दूरी तो 2 से 2.5 फीट से 3 फीट के बीच में पौधों की दूरी रख सकते हैं। अगर बात कर ले इनमें सिंचाई कब करनी चाहिए तो एक प्रकार से सिंचाई भी पौधों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अधिक सिंचाई देने पर पौधों का ग्रोथ रुक जाता है और पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। तो सिंचाई जो है किसान साथियों वो गर्मियों के दिन में अगर खेती करते हो तो 5 से 7 दिन में इसमें सिंचाई की ज़रूरत होती है। वही बरसात में इसकी सिंचाई करते हैं तो कम से कम 12 से 15 दिन में हमें सिंचाई करनी चाहिए। अगर आप खेती कर रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपकी मिट्टी कौन सी है, दोमट है कि बालुई है, उस हिसाब से भी आप इनमें सिंचाई कर सकते हो किसान साथियों। वही बात कर ले अगर नॉर्मल विधि से आप खेती कर रहे हैं तो उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो खरपतवार नियंत्रण किसान साथियों हमें न कि रासायनिक स्प्रे का यूज़ करना चाहिए बल्कि मजदूरों या मशीन द्वारा हमें खेत में खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। प्रथम खरपतवार नियंत्रण 25 से 30 दिनों में और दूसरा जो है 50 से 55 दिनों में और तीसरा जो है 75 से 80 दिनों में और चौथा जो है 100 से 125 दिनों में हमें खरपतवार नियंत्रण करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें स्प्रिंग सुडोल की। तो स्प्रिंग सुडोल किसान साथियों या फर्टिलाइजेशन के समय स्प्रिंग सुडोल भी बहुत ज़रूरत होती है। वैसे तो तोरई की खेती में किसान भाइयों लीफ माइनर जैसे वायरस, एफिड, जैसिड, पाउडर, डाउन म्यूड्यूल, पाउडर म्यूड्यूल और कद्दू का लाल कीट, इल्ली, रच चूसक कीट, सफ़ेद मक्खी, इन सभी का प्रकोप हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो किसान साथियों इसके लिए हमें स्प्रिंग शेड्यूल बनाना चाहिए, अपने हिसाब से एक तैयारी करना चाहिए कि कौन कौन से दिनों में या कितने दिनों में हमें इसकी स्प्रे की ज़रूरत पड़ेगी। तो किसान साथियों आपको दिख रहा होगा जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां,
सातवां। तो इन स्प्रे का आप यूज़ कर सकते हो जैसे कि आपको वीडियो में डीप में दिखाया गया है। तो आप स्किप करके देख सकते हो या डीप करके देख सकते हो कौन कौन से स्प्रे की इसमें ज़रूरत होती है कितने दिनों में। वही बात कर लेते हैं फर्टिलाइजेशन खाद के समय। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि जब पौधों में लाने की अवस्था में, ग्रोथ करने की अवस्था में, तो हमें कौन कौन सी खाद डालना चाहिए। तो पहला जो खाद है किसान साथियों वो है 35 से 40 दिनों में, जैसे कि आपको ले लेना है यूरिया 40 किलोग्राम, माइक्रोन्यूट्रॉन 5 किलोग्राम। वही 65 से 70 दिनों में यूरिया 20 किलोग्राम, सगारिका दानेदार 10 किलोग्राम। और तीसरा जो खाद देना है वो 110 से 120 दिन के बीच में, जैसे कि यूरिया 20 किलोग्राम, MOP पोटास 10 किलोग्राम, SSP खाद जो है 25 किलोग्राम और साथ में DAP 15 किलोग्राम। इन सभी को आप किसान साथियों यूज़ कर सकते हो तोरई की खेती में, जिससे कि हमारा उत्पादन जो है लगातार 2 गुनी हो जाएगा। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा किसान साथियों, तो हम एक और वीडियो है जो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो कि तोरई में कौन कौन सी बीमारी लगते हैं, इनके लिए उपयोग दवाई स्प्रे की कौन सी ज़रूरत होती है। बात कर रहे थे खाद की, तो खाद के लिए किसान साथियों हमें जो है आपको 1 2 3 4 इस हिसाब से आपको एक बनाकर चलना है कि हमें इतने दिनों में ये खाद देना है। तो उस हिसाब से जो है आपको ये बनाकर दे दिए गए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बात कर लेते हैं इनकी उत्पादन की। तो किसान साथियों 1 एकड़ में 160 से 180 क्विंटल पर एकड़ आपको उत्पादन दिखने को मिल जाएगा, अगर आप इस हिसाब से खेती करते हो। तो नॉर्मल विधि से आप खेती करते हो तो कम से कम आपको 80 से 90 क्विंटल प्रति एकड़ उत्पादन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी मुनाफा की। अगर 15 रुपये किलो मार्केट में चल रहा है अगर, तो 1 कुंटल का रेट जो है वो 1500 हो गया। वही 140 क्विंटल की हम रिकॉर्ड करें तो कम से कम 2,10,000 के आसपास इनकी इनकम जाता है। तो शुद्ध जो लाभ होता है किसान साथियों 1,90,000 की होती है, और जो लागत है इसमें कम से कम 1 एकड़ में 20,000 रुपये से 30,000 रुपये की लागत होती है। अगर आप पहली या दूसरी खेती कर रहे हो, तो अगर आप पहली खेती करते हो तो कम से कम इसमें जो है लागत आपको 40 से 50,000 रुपये के बीच देखने को मिलेगा। तो कोई भी दिक्कत होता है किसान साथियों अगर तोरई की खेती के बारे में, तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमारे खेत के अंदर इन रोगों का जो है फंगस का अटैक हो चुका है, तो इसके लिए हमें कौन सी स्प्रे की उपयोग करनी चाहिए। तो वीडियो में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।